Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17th December 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about legal age of marriage for women in India. And this topic is important from our syllabus paper 2 social issues point of view. It is also important from our syllabus paper 3 governance point of view. सबसे पहले देखते हैं what is the current development. Union Cabinet has decided to increase the legal age of marriage for women in India from 18 years to 21 years. इसके साथ ही जो लीगल एज फॉर मैरिज है फॉर मेन एंड वीमेन दोनों ही अब बराबर हो गए हैं. दे हैव बीन ब्रॉट एट पार एट द एज 21 ईयर्स. अगर मौजूदा कुछ कानून देखे जाए जो लीगल एज ऑफ मैरिज को इस्टेब्लिश करते हैं तो देयर आर टू मेन लॉज. स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006. दोनों में ही मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर women एंड मेन मेंशन की गई है 18 ईयर्स एंड 21 ईयर्स रिस्पेक्टिवली. यानी कि मिनिमम मैरिज एज फॉर वीमेन इज़ 18 ईयर्स अकॉर्डिंग टू दीज टू लॉज, जबकि मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर मेन इज़ 21 ईयर्स एज पर दीज टू लॉज. अब अगर वीमेन की मिनिमम मैरिजेबल एज को 18 से बढ़ा करके 21 साल अगर करनी है तो इन दोनों कानूनों में अमेंडमेंट करना होगा विथ हेल्प ऑफ ए बिल. तो आने वाले कुछ टाइम में आप देख सकते हैं कि एक बिल ला करके इन दोनों कानूनों को अमेंड किया जा सकता है. आखिर ये चेंजेस क्यों लाए गए हैं, वाई दी चेंजेस इन द मिनिमम मैरिजेबल एज, इसके पीछे सरकार ने क्या लॉजिक दी है वो देखते हैं कि करके. फर्स्ट, इट विल ब्रिंग जेंडर न्यूट्रलिटी. देयर इज़ नो लॉजिक जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है जेंडर इक्वालिटी की कि मेन एंड वीमेन के बीच में पूरी तरह से इक्वालिटी होनी चाहिए, तो उस केस में देयर इज़ नो लॉजिक कि क्यों मेन की मिनिमम मैरिजेबल एज 21 हो और वीमेन की 18 हो. तो इस कानून की मदद से मेन एंड वीमेन विल बी ब्रॉट एट इक्वल फुटिंग और दोनों की मैरिजेबल एज अब 21 करने के साथ ही दोनों में एक पैरिटी ला दी गई है. उसके अलावा हेल्थ ऑफ वुमेन इज़ ए कंसर्न. जल्दी शादी हो जाने से क्या होता है, 18 ईयर्स इज़ टू यंग एज, और अर्ली मैरिज होने से क्या होता है कि फिर बहुत सारे केसेस में अर्ली प्रेगनेंसी भी हो जाती है और उस एज में वुमेन की बॉडी रेडी नहीं होती है टू सस्टेन द प्रेशर ऑफ मदरहुड, और उस एज में बहुत बार न्यूट्रिशन लेवल भी कम होता है जिस कारण से मदर और बच्चे दोनों के हेल्थ और मेंटल वेलबींग पे इम्पैक्ट पड़ता है. तो इट लीड्स टू प्रॉब्लम्स लाइक हाई MMR एंड IMR इन आवर कंट्री. उसके अलावा अगर वेमेन की और गर्ल्स की जल्दी शादी हो जाती है तो उनकी लाइवलीहुड या एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी लिमिट हो जाती है. अगर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ लिमिट होंगी ऑफ कोर्स तो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी लिमिट हो जाएंगी एंड दैट मेक्स देम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स फॉर द लाइफ टाइम. तो इन सब कारणों से भारत सरकार ने पिछले साल ही फैसला लिया था कि they will be deciding on this particular issue and maybe they might increase the minimum marriageable age for women up to 21 years. और ऐसा हिंट्स भी दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 15 अगस्त के भाषण में ऑन 15 अगस्त 2020 अपने स्पीच में लाल किले पे स्पीच के दौरान उन्होंने कहा था कि द गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग ऑफ रिवाइजिंग लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स. कुछ डाटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे देश में 18 से 21 साल के बीच की उम्र में लगभग 56% वीमेन की अभी भी शादी होती है. तो इसके बाद भारत सरकार ने कमेटी बनाई थी जया जेटली कमेटी, और जया जेटली कमेटी को यह काम दिया गया था कि वो इस बात को स्टडी करें और बताएं कि 18 साल की उम्र में शादी करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इसको चेंज करके क्या 21 ईयर्स किया जा सकता है. So for this purpose, this committee was constituted by Ministry of Women and Child Development in the year 2020, and it was given the responsibility of finding correlation between the marriageable age and rising prevalence of IMR, जिसको आप आई होप आप समझते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, या फिर वुमेन के न्यूट्रिशन हेल्थ या बाकी सारे सोशल इंडेक्स पे क्या असर पड़ेगा. उन सबको स्टडी करने के लिए उनके बीच का कोरिलेशन देखने के लिए जया जेटली कमेटी बनाई गई थी. और जया जेटली कमेटी ने रेकमेंड किया था कि मिनिमम मैरिजेबल एज बढ़ा करके 21 साल कर देनी चाहिए वीमेन की, और इसके बाद से अब भारत सरकार ने फैसला लिया है यह बिल विल बी ब्रॉट एंड मिनिमम मैरिजेबल एज विल बी इंक्रीज अप टू 21 ईयर्स. कुछ क्वार्टर्स से कुछ कम्युनिटी से इस पर्टिकुलर डिसीजन के लिए क्रिटिसिज्म भी आ रहा है. कुछ जो पॉपुलेशन एक्सपर्ट हैं या वीमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में एक्सपर्ट हैं उन लोगों ने भी इस लॉ के अंदर कुछ फ्लॉज आइडेंटिफाई किए हैं. तो लेट अस सी सम ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस न्यू प्रोविज़न या न्यू प्रपोजल.
देयर इज़ अ फियर दैट देयर विल बी राइज ऑफ इलीगल मैरिजेज। आप 18 से 21 साल मिनिमम लीगल मैरिजेबल एज कर देंगे तो लोग तो ऐसा है नहीं कि शादियाँ बंद कर देंगे, एंड दे विल स्टॉप मैरिंग देयर गर्ल चाइल्ड till the age of 21 years. Many people will go for illegal marriages. This is what is the first fear of many children and women right expert activists. तो लोग अभी भी 18-19 साल में शादी कराएंगे इलीगल तरीके से, चोरी छुपे। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जब अभी भी हमारे देश में 18 साल का जो मैरिजेबल एज है उसके बावजूद भी कई सारी चाइल्ड मैरिजेज होती हैं, यानी कि 18 साल से कम उम्र के में ही शादियाँ हो जाती हैं लड़कियों की। तो पहले हमें फोकस करना चाहिए कि चाइल्ड मैरिजेज, मौजूदा कानून के हिसाब से चाइल्ड मैरिजेज को अवॉइड कराएं, रादर देन 18 से बढ़ा करके 21 कर दें। हमें समाज में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अभी भी इतने सारे चाइल्ड मैरिजेज हो रहे हैं और वैसे हालात में देयर इज़ नो पॉइंट इन इंक्रीजिंग द मिनिमम मैरिजेबल एज। पहले लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, कम से कम 18 वाला क्राइटेरिया तो सब लोग माने, देन वी कैन थिंक ऑफ इंक्रीजिंग इट टू 21। तीसरा क्रिटिसिज्म कि अभी भी ऑफ कोर्स 2 कानून हैं हमारे देश में, स्पेशल मैरिज एक्ट है या चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है, जो मिनिमम 18 ईयर्स मैरिज एज फिक्स करता है फॉर गर्ल चाइल्ड। लेकिन साथ ही साथ आपको एक बात और जाननी चाहिए कि मैरिज इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल लॉ। तो अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन के लोग अपने अपने हिसाब से मैरिज से रिलेटेड जो भी नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसको डिसाइड करते हैं। तो हिंदूज़ के अंदर है हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 विच सेट्स 18 ईयर्स ऑफ एज फॉर गर्ल फॉर minimum marriage age and 21 years for groom. Similarly, for Christians, there is Indian Christian Marriage Act of 1872, which sets 18 years as minimum marriageable age for girls and 21 years for boys. तो हिंदू या क्रिश्चियन में तो जो भारत सरकार की मिनिमम मैरिजेबल एज रिस्ट्रेन एक्ट है उसके हिसाब से ही उनके भी कानून हैं। लेकिन अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी को देखें, मुस्लिम पर्सनल लॉ को देखें, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ कुछ इस तरीके से कहता है कि द मैरिज एज ऑफ माइनर, यानी कि चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हों, द मैरिजेबल एज कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी। और जनरली माना जाता है कि प्यूबर्टी इज अटेन्ड बाय गर्ल्स और बॉयज एट द एज ऑफ 15। तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बहुत बार 15 ईयर्स के एज में ही शादी हो जाती है। वो बात अलग है कि भारत सरकार द्वारा उस मैरिज को मान्यता नहीं है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हिसाब से उस शादियों को मान्यता है। तो पहले तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं हमारे देश में जहाँ पे अभी भी 18 ईयर्स का नॉर्म से फॉलो नहीं हो रहा है, पहले उनको कन्विंस करके 18 ईयर्स वाले नॉर्म्स को फॉलो कराना ज़रूरी है, रादर दैन लीगली इंक्रीजिंग द मिनिमम मैरिजेबल एज टू 21। हम कुछ भी कानून बनाते रहें, इट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू एक्सेप्ट दैट फर्स्ट एंड देन वी कैन मूव एंड मेक अ लॉ। और इसी तरीके का रिकमेंडेशन जया जेटली कमेटी ने भी दिया था। तो एक बार फिर से जरा जया जेटली कमेटी का रिकमेंडेशन देखते हैं। पहला रिकमेंडेशन तो ऑफ कोर्स था कि इंक्रीज द मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर इवन गर्ल्स अप टू 21 ईयर्स, ये तो था ही। दूसरा उनका रिकमेंडेशन ये था कि इंक्रीज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर गर्ल्स। तो अलग अलग एरियाज़ में, गाँव में भी स्कूल कॉलेजेस बनाए गर्ल्स के लिए, और बस स्कूल कॉलेजेस ना बनाए, उसके अलावा कीप और टेक केयर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इन द फार फ्लंग एरियाज़। ऐसा होता है गाँव में जाकर के सरकारें कॉलेज या स्कूल बना तो देती हैं, लेकिन जब तक बस की फैसिलिटी ना हो, बेहतर रोड ट्रांसपोर्टेशन ना हो, फैमिलीज अपने गर्ल चाइल्ड को स्कूल या कॉलेज के लिए नहीं भेजते हैं। तो बेहतर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, सेफ सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी दी जाए अपार्ट फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेजेस। ये है रिकमेंडेशन जया जेटली का। स्किल एंड बिजनेस ट्रेनिंग दी जाए विमेन को, सेक्स एजुकेशन स्टार्ट की जाए स्कूल लेवल पे ही। अवेयरनेस कैंपेन नीड टू बी अंडरटेकन एट मैसिव स्केल टू इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज। ये बात पे ध्यान दीजिए। जया जेटली कमेटी ने क्या कहा है कि अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए मिनिमम मैरिजेबल एज को बढ़ाने के लिए, एंड इंकरेज सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ द न्यू लेजिस्लेशन रादर दैन यूजिंग कोहर्सिव मेजर्स। तो जया जेटली कमेटी साफ साफ कहती है कि नया कानून बना करके उसको ज़बरदस्ती इम्पोज करने के बजाय ज़रूरी है लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना, एक तरीके की सोशल एक्सेप्टेंस क्रिएट करना। बिना सोशल एक्सेप्टेंस क्रिएट कराए, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कराए अगर हमने कानून बनाया, तो फिर इलीगल मैरिजेज भी होंगे, कानून का ब्रीच भी होगा, प्रोटेस्ट भी होगा, और अल्टीमेटली कुछ खास फ़ायदा नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर हैज़ बिन मोर फोकस सजेस्टेड बाय जया जेटली कमेटी, देयर शुड बी मोर फोकस ऑन चेंजिंग पीपल्स एटीट्यूड रादर दैन जस्ट मेकिंग अ लॉ। अगर पूरे दुनिया भर में देखा जाए कि मिनिमम मैरिजेबल एज क्या है, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कुछ एक ऐसे देश है, खासकर यूएस में आप देखिए, तो यूएस में तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो मैरिज, इवन गर्ल्स को मैरिज अलाउ करते हैं इवन एट द एज ऑफ 12 इन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज ऑफ कोर्स विद द कंसेंट ऑफ द जज। तो यू कैन सी कि यूएस
is one particular country which allows marriage even in this age group 9 to 13 years. और इंडिया अभी 18 ईयर्स या ओल्डर पे हम लोग मैरिज अलाउ करते हैं, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम अब इंडिया एक ऐसा देश बन सकता है जो 18 के क्राइटेरिया को भी आगे ले जा करके 21 तक पहुंचा सकता है फॉर मिनिमम मैरिजेबल एज. The next article is taken from national segment. It is about sixth schedule status for Ladakh. This topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. तो देखिए सिक्स्थ शेड्यूल कुछ कुछ एरियाज़ को जिनको हम लोग ट्राइबल एरियाज़ कहते हैं जो थोड़े बैकवर्ड हैं, उन एरियाज़ को सिक्स्थ शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है अंडर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 244(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आई होप आपको पता होगा शेड्यूल 5 को शेड्यूल एरियाज़ कहते हैं. दीज आर फॉर स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर द ट्राइबल्स लिविंग इन द मेनलैंड इंडिया. लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कुछ एक ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे ट्राइबल हैं जिनके स्पेशल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर प्रोविज़न बनाया गया है. सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर उनको ट्राइबल एरियाज़ डिक्लेयर किया जाता है. और ट्राइबल एरियाज़ के बाद अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया अंडर सिक्स्थ शेड्यूल आर्टिकल 244, तो फिर उस एरिया को के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए जाते हैं और कई सारे लेजिस्लेटिव, जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स उनको दे दिए जाते हैं. तो अभी अगर देखा जाए तो मौजूदा सिनेरियो में देयर आर 4 स्टेट्स हैविंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंडर सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और वो 4 स्टेट हैं असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा. असम के अंदर अगर बात की जाए तो 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, डीमा हसाओ, कार्बी एंगलोंग एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. त्रिपुरा के अंदर बस एक ही है, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. जबकि मिजोरम में है चकमा, लाई एंड मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. मेघालय में है गारो, खासी एंड जयंतिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. तो टोटल 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं ओवर 4 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. एंड दीज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की जाए तो दे हैव अबाउट अप टू 30 मेंबर्स, 26 से लेकर के 30 मेंबर्स होते हैं. और ये लोग चुन करके आते हैं 5 साल के टर्म के लिए. और जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर्स होते हैं दे हैव राइट्स टू मेक लॉज ऑन सर्टेन एरियाज लाइक लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, सैनिटेशन, विलेज एंड टाउन लेवल प्लानिंग, इनहेरिटेंसेज, मैरिजेज, डिवोर्सेज. तो देखिए मुद्दा ये है कि ये सब मुद्दों पे जनरली स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, लेकिन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिस स्टेट के अंदर बना दिया जाता है उस केस में फिर इन मुद्दों पे ये इस एरिया में इन मुद्दों पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कानून बना सकती है. तो ये होता है पावर, एक तरीके का कंकरेंट पावर मिल जाता है, पैरेलल पावर मिल जाता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को टू मेक लॉज ऑन सर्टेन एरियाज विच डायरेक्टली इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ पीपल, स्पेशली द ट्राइबल पीपल लिविंग इन द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एरियाज. तो फॉर एग्जांपल अब जैसे कि ये बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल रीजन है, तो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल रीजन के जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर होंगे वो इन सारे मुद्दों पे कानून बना सकते हैं. तो कुछ एक खास मुद्दे हैं जहाँ पे लोग अपने कस्टम, अपने सिस्टम के हिसाब से अपना जो भी रिचुअल है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो उसके हिसाब से कानून बनाते हैं. तो ये सब इसलिए लाया गया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कॉन्सेप्ट ताकि रीजनल एरियाज़ में लोगों के लोकल एस्पिरेशंस, कल्चरल इंटरेस्ट, लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रह सकें. और रीजनल एरियाज़ में जहाँ पे मान लीजिए कि कल्चर काफ़ी डिस्टिंक्ट है, वहाँ के लोगों को अपने हिसाब से कुछ कुछ ज़रूरी मुद्दों पे जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट उनके जीवन पे पड़ता है, उन मुद्दों पे कानून बनाने का अधिकार मिले. अब एक बात आपको और ध्यान देनी है कि नॉर्मली मैंने क्या बताया कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में देयर कैन बी अप टू 30 मेंबर्स. लेकिन जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एरिया है इट इज़ एन एक्सेप्शन. इट कंटेन्स 40 मेंबर्स एंड इट कैन मेक लॉज ऑन एज मेनी एज 39 इशूज़. तो इसके पावर कहीं ज़्यादा हैं बाकी सब बोडोलैंड टेरिटोरियल बाकी सारे टेरिटोरियल काउंसिल की तुलना में. ये जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है इसके पावर कहीं ज़्यादा हैं. तो पावर सबको मिल रहा है सिक्स शेड्यूल से ही ये पावर, लेकिन इसके पावर थोड़े ज़्यादा हैं. इसके पास 40 मेंबर है और ज़्यादा मुद्दों पे ये कानून बना सकते हैं. अब करंट न्यूज़ पे आते हैं. तो देखिए लद्दाख के अंदर, लद्दाख आपको पता है कि यूनियन टेरिटरी बन चुका है सिंस 2019. तो अब लद्दाख के अंदर लोग डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख को भी एक ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए अंडर सिक्स्थ शेड्यूल, ताकि यहाँ के लोग अपने लैंड, एम्प्लॉयमेंट या कल्चरल आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, जो कानून है, वो बना सकें और अपने कल्चरल और इकोनॉमिक राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें. यहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि जब से यहाँ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है 2019 से, तब से लद्दाख के डेवलपमेंट को और भी ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जा रहा है. और इस कारण से दे आर डिमांडिंग कि प्लीज़ मेक लद्दाख और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल.
लद्दाख के अंदर जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं उनकी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी जाए। अब क्या प्रोसीजर होता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का, वो भी ज़रा देखते हैं। वो द प्रोसीजर फॉर डिक्लेयरिंग एन एरिया अंडर शेड्यूल 6 एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 लेज डाउन द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग एन एरिया एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो होता क्या है कि गवर्नर ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, जैसे अभी लद्दाख के केस में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, तो गवर्नर विल क्रिएट अ कमीशन, गवर्नर विल क्रिएट अ कमीशन हु विल स्टडी द feasibility of creating autonomous district council in a particular area। तो गवर्नर पहले कमीशन बनाएंगे और कमीशन जो रिकमेंडेशन देगा उसके बेसिस पे फिर गवर्नर फैसला करेंगे कि किसी एक एरिया में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाना चाहिए या नहीं अंडर 6th शेड्यूल। तो दिस क्राइटेरिया हैज़ टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलोड। तो अगर लद्दाख में भी बनाना है तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले कमीशन बनाएंगे और उस कमीशन का जो रिकमेंडेशन आएगा उसके बेसिस पे फैसला लिया जाएगा कि यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन सकता है या नहीं। The next article is taken from economy segment. It is about Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana and this topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view। तो देखिए काफ़ी छोटा सा न्यूज़ है। इट इज़ सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है क्या। इस स्कीम को 2015 में लाया था भारत सरकार ने और इट इज़ नोन एज एन अम्ब्रेला स्कीम। अम्ब्रेला स्कीम मतलब उस टाइम तक बाकी जो भी सिंचाई को लेकर के, इरिगेशन को लेकर के स्कीम्स चल रहे थे उन सब को एमलगेट करके एक साथ मिला करके ये एक नया स्कीम लाया गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ पैसे देती है, सेंट्रल ग्रांट देती है ताकि वो अपने अपने एरिया में इरिगेशन एक्टिविटीज़ को डेवलप कर पाएँ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर तो वैसे 3-4 कंपोनेंट हैं, जैसे ऑल इंडिया बेनिफिट स्कीम्स, ये सब हैं जो काफ़ी पहले से चल रहे हैं, उन सबको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में मिला दिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर अगर 2 मेन कंपोनेंट जो आपको आज के टाइम में याद रखना चाहिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो है हर खेत को पानी। तो हर खेत को पानी नाम से आपको समझ आ रहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर जो पहला कंपोनेंट है हर खेत को पानी, इसका मतलब ये होगा विजन ऑफ एक्सटेंडिंग कवरेज ऑफ इरिगेशन टू ऑल अनइरिगेटेड एरिया इन आवर कंट्री। हर खेत को पानी, तो जहाँ जहाँ पे भी इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है उन सबको इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए हमारे देश में। दूसरा, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, पानी का वेस्टेज ना हो इरिगेशन के टाइम में। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका नाम है मोर क्रॉप पर ड्रॉप। तो हर बूंद पानी से ज़्यादा क्रॉप की सिंचाई हो। अभी करंट न्यूज़ देख लेते हैं। करंट न्यूज़ बस यही है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2021 तक के लिए थी, उसके बाद ये लैप्स होने वाली थी, लेकिन अब भारत सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इट विल बी नाउ एप्लीकेबल टिल 2026 और इसके लिए भारत सरकार ने 93,000 करोड़ और खर्च करने का फैसला लिया है इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप ये इम्पॉर्टेंट है, हर बूंद से ज़्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी हम लोग निकाल सकें। इसके लिए भारत सरकार फोकस कर रही है ऑन इंक्रीजिंग माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स। तो माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनको प्रमोट किया जा रहा है हाल फिलहाल में। तो क्या है माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स, इनको एक बार ज़रा देखते हैं। देखिए, ट्रेडिशनली जो पॉपुलर तरीका है इरिगेशन का वो होता है कैनाल इरिगेशन। ये रिवर जा रही है और इस रिवर से एक कनाल निकाल करके और अलग अलग खेतों में पानी पहुंचा दिया गया। ये कनाल इरिगेशन ट्रेडिशनली सबसे पॉपुलर एरिया है, तरीका है इरिगेशन का, लेकिन इसमें पानी का वेस्टेज बहुत होता है। जितना पानी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा पानी पहुंच जाता है खेतों में, तो वेस्टेज ऑफ वाटर हो जाता है, वाटर लॉगिंग के इशूज़ हो जाते हैं। और जब एक्सेसिव वाटर लॉगिंग हो जाता है किसी एरिया में तो कभी कभार सॉयल सैलिनिटी के भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। पानी जब जमा हो जाता है किसी एरिया में तो नीचे का जो सॉल्ट है सॉयल के अंदर का, वो सॉल्ट नीचे से निकल करके सब सॉयल एरिया से निकल करके सरफेस पे आ जाता है एंड दैट लीड्स टू सैलिनिटी ऑफ द सॉयल। तो ये सब तमाम प्रॉब्लम्स होते हैं जब एक्सेसिव वाटर का हम इस्तेमाल कर देते हैं। कैनाल इरिगेशन में तमाम प्रॉब्लम्स होते हैं, वाटर लॉगिंग हो सकता है, उसके अलावा फ्लडिंग हो सकता है, उसके अलावा वेस्टेज ऑफ वाटर तो होता ही है और साथ ही साथ सैलिनिटी बढ़ जाती है, सॉल्ट की अंदर का सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है, सॉइल के अंदर का सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है। और सॉल्ट कंटेंट बढ़ने से होता क्या है कि सॉइल इनफर्टाइल होने लगता है धीरे धीरे। व्हेन देयर इज एक्सेसिव सॉलिनिटी, आप देखते हो कई बार ज़मीन जो है सफ़ेद पड़ जाती है, खेती वाली एरिया सफ़ेद पड़ जाती है, उसका मतलब ये है कि वो एरिया में सॉल्ट कंटेंट बढ़ गया है। और सॉल्ट कंटेंट बढ़ने का मतलब ये है कि वो एरिया
थोड़ा थोड़ा इनफर्टाइल हो रहा है। तो एक्सेसिव वाटर लॉगिंग जो कि कनाल इरिगेशन में हो जाता है कई बार, वहाँ से सैलिनिटी बढ़ जाती है और दैट लीड्स टू रिडक्शन इन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो वैसे हालात में ज़रूरी है कि हम माइक्रो इरिगेशन के टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। माइक्रो इरिगेशन मतलब कम पानी का इस्तेमाल करें। तो माइक्रो इरिगेशन टेक्निक में दो इंपॉर्टेंट अप्रोचेज हैं, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में कैसा होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, पाइप की मदद से पाइप की मदद से धीरे से यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिराया जाता है टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। तो इस तरह से पाइप्स होते हैं जो प्लांट्स के रूट्स पे पानी सीधा सीधा ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते हैं, और इसमें थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र भी मिक्स कर दिया जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि फर्टिलाइज़र भी आसानी से पहुंच जाता है प्लांट्स के रूट्स तक, और पानी भी सीधा सीधा प्लांट्स के रूट्स तक पहुंचता है। इसको कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। तो फर्टिलिटी भी अच्छी बनी रहती है, एक्सेसिव वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम भी नहीं होगा, और सैलिनिटी का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तरीके से होता है, स्प्रिंकलर लगा दिए जाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र भी मिला दिया जाता है। तो इस तरीके से स्प्रिंकलर इरिगेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इरिगेशन टेक्निक, जिससे लॉगिंग का प्रॉब्लम, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम, फ्लडिंग का प्रॉब्लम या फिर सैलिनिटी का प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो ये सब कुछ नए नए तरीके हैं जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इस्तेमाल किए जा रहे हैं अंडर इट्स कंपोनेंट मोर क्रॉप पर ड्रॉप। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी 2016 में उसने इस तरह का पीटी में सवाल पूछा था। सो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from culture segment. It is about Kolkata Durga Puja that has been included in UNESCO's intangible heritage list, and this topic is important from our syllabus paper 2 culture point of view. तो सबसे पहले हेरिटेज क्या चीज़ होती है उसको ज़रा समझते हैं। हेरिटेज धरोहर जिसको हम कहते हैं, समथिंग दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कोई ऐसी चीज़ जिसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हम इनहेरिट करते हैं, जिसको हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक सस्टेन कराना चाहिए, उसको बचा करके रखना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं हेरिटेज, संपत्ति, धरोहर। ठीक है, तो हेरिटेज देखिए दो तरीके की होती हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल हेरिटेजेस जो दिखती हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, ऑफ कोर्स जैसे कि ताजमहल या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क। लेकिन टेंजिबल हेरिटेजेस भी दो तरीके की होंगी, कल्चरल टेंजिबल हेरिटेज जिसको किसी ने, इंसानों ने बनाया है, विच इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर कल्चर, या फिर नेचुरल कल्चरल हेरिटेज। तो ताजमहल वुड बी एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल हेरिटेज, जबकि काजीरंगा वुड बी एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल हेरिटेज। तो ये तो अगर टेंजिबल हेरिटेजेज। कुछ इनटेंजिबल हेरिटेजेज होते हैं जिसको हम बस महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फोक डांस, फोक म्यूजिक, ये सब हो जाएंगे इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इनटेंजिबल हेरिटेजेज। अब दोनों ही तरह के हेरिटेज, चाहे टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास ऑन करने के लिए यूनेस्को ने कन्वेंशन लाए हैं। टेंजिबल हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को कन्वेंशन लेकर के आए 1972 में, और इसी 1972 यूनेस्को कन्वेंशन की मदद से अलग अलग रीजन्स को हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है, कल्चरल हेरिटेज साइट या नेचुरल हेरिटेज साइट। आपको पता है कि काजीरंगा को नेचुरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड अंडर दिस यूनेस्को 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। बाद में 2003 में यूनेस्को ने एक और कन्वेंशन लेकर के आए, और उसकी मदद से नाउ दे कंजर्व इनटेंजिबल हेरिटेजेस। इस तरह के हेरिटेजेस, फोक डांस, फोक म्यूजिक, इनके लिए एक अलग से कन्वेंशन बनाया इनटेंजिबल हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट कन्वेंशन वाज ब्रॉट इन 2003। So 2003 यूनेस्को कन्वेंशन इज़ फॉर सेफगार्डिंग इनटेंजिबल हेरिटेजेज। इसमें मेनली 5 ब्रॉड डोमेन्स के इनटेंजिबल हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट किया जाता है, ओरल ट्रेडिशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल प्रैक्टिसेस, नॉलेज, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप्स। अगर इंडिया में बात की जाए तो अभी तक यूनेस्को के इस कन्वेंशन ऑफ 2003 के अंतर्गत 13 ऐसे चीज़ें हैं जिसको यूनेस्को ने इनटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर रखा था। रामलीला, कुंभ मेला, छऊ डांस। छऊ डांस इज ए फोक डांस ऑफ ईस्ट इंडिया, जैसे झारखंड वगैरह में ये प्रैक्टिस होता है। वैदिक चैंटिंग, कोडियट्टम, कोडियट्टम इज ए थिएटर ऑफ केरला। रमन, रामायण की प्रैक्टिस है। मोडियट्टू, इट इज़ अगेन अ थिएटर ऑफ केरला। कालबेलिया, इट इज़ अ फोक डांस ऑफ राजस्थान। बुद्धिस्ट चैंटिंग फ्रॉम लद्दाख। संकीर्तन्स, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स मेकिंग इन पंजाब। योगा एंड पर्सियन न्यू ईयर, नवरोज। तो ये सब 13 ऐसी चीज़ें थीं जो अभी तक यूनेस्को ने इंडिया की तरफ से इनटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया था।
अब करंट न्यूज़ ये है कि यूनेस्को ने 14th एंट्री दे दी है इंडिया की एक इंटेंजिबल हेरिटेज को, और वो है दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता. So UNESCO has now included Durga Puja of Kolkata in the representative list of intangible cultural heritage of humanity. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Consider the following statements regarding UNSC. No, it is the only organ of the United Nations which has power to make decisions that member states are obligated to implement. Absolutely correct. Each year, United Nations General Assembly elect 5 non-permanent members for UNSC. This is also correct. So the correct answer is option C. The following statements are true about Char Dham program. It aims to connect Hindu pilgrims of Kedarnath, Badrinath, Yamunotri and Gangotri. Absolutely correct. The program is completely in Jammu and Kashmir. This is wrong. ये उत्तराखंड में है. So the correct answer is option A, one only. उत्तराखंड and to some extent in Himachal but not in Jammu Kashmir. तो completely in Jammu Kashmir तो बिल्कुल नहीं हो सकता. The correct answer is option A, one only. That's all from our side for today. Thanks for watching.